वेलकम बैक गाइस टू द डेली न्यूज डाइजेस्ट। आई एम सौरभ विथ यू। आप सभी का तहरीर 360 आईएएस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज 25 अप्रैल है और आज हम बात करने वाले हैं जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में की उनमें से एक है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। दूसरा है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, जिसको हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रहेंसिवली एनालाइज करेंगे। इसके अलावा फॉर प्रीलिम्स वी हैव इनहेरिटेंस टैक्स एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट आवर क्लास। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के ऊपर एक डिटेल में एडिटोरियल पब्लिश हुआ है हिंदू में। एक्सप्लेनर है जो बेसिकली विच इज टॉकिंग अबाउट द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, व्हाट दिस प्रोग्राम इज, व्हाट आर द टारगेट्स, और कौन कौन सी सिटीज इसमें हैं, फंडिंग कैसे हो रही है इस प्रोग्राम की, और क्या इश्यूज हैं इस प्रोग्राम के अंदर, एंड व्हाई इट हैज नॉट मेट द डिजायर्ड आउटकम्स जो कि एंटिसिपेट किए गए थे जब ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। और ऑब्वियसली हम बात करेंगे कि क्लीन एयर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिविंग स्टैंडर्ड्स के लिए, डिग्निटी ऑफ लाइफ के लिए, राइट टू लाइफ के लिए। तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे एंड व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस इफ द एयर इज नॉट क्लीन। सो बेसिकली दिस लेक्चर विल बी डिवाइडेड इनटू दीज 8 पार्ट्स। तो पहले हम बात करेंगे एयर पोल्यूशन की, उसके बाद सोर्सेज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज एयर पोल्यूशन के, देन वी विल टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ टैकलिंग एयर पोल्यूशन, फिर लीगल और इंस्टीट्यूशनल जो मेजर्स इंडिया के अंदर हैं टू टैकल द एयर पोल्यूशन। देन वी विल टॉक अबाउट नेशनल क्लीन एयर एक्शन प्रोग्राम और उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, और एक केस स्टडी भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बीजिंग की, कि व्हाट बीजिंग हैव डन सिंपली टू deal with the issue or the crisis of the air pollution and how far they have been successful. Then we will talk about the recommendation how to improve the NCAP program. इसके बाद आप एक बढ़िया सा आंसर इसमें लिख सकते हो, अगर जब भी सवाल आता है हम एक क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर जो यूपीएससी ने पूछा हुआ है। तो एयर पोल्यूशन इज द ग्रेटेस्ट इन्वायरमेंटल थ्रेट टू पब्लिक हेल्थ ग्लोबली। दुनिया भर में ये बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल थ्रेट है और लगभग 7 मिलियन प्री मेच्योर डेथ्स एवरी ईयर एयर पोल्यूशन कारण होती है। एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज बोथ आर क्लोजली लिंक्ड। ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस क्राइसिस जो कि हमारी जनरेशन एक्सपीरियंस कर रही है, और एयर पोल्यूशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दैट। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और एयर पोल्यूशन उनमें से एक डिबिलिटेटिंग चेंज है। नाउ कॉमन सोर्सेज होते हैं दोनों के, एयर पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के, तो ग्रीन हाउस गैसेस मोस्टली आपको दिखाई देंगे, और हमारी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू ब्रिंग हेल्थ, डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। पिछले साल की एक रिपोर्ट है IQAR रैंकिंग्स में, तो इसमें कहा गया है कि बेगूसराय जो बिहार का एक सिटी है, 500,000 पीपल, basically this was the world's most populated city last year. Average PM 2.5 concentration was 118.9, 23 times the WHO guidelines. So इंडिया में जनरली कॉमन कॉन्शियसनेस में एयर पोल्यूशन की बात सिर्फ अराउंड अक्टूबर नवंबर आती है, दीपावली के आसपास, जब क्रैकर बैन की बात होती है, जब दिल्ली एनसीआर से पर्टिकुलरली नेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है कि कितना ज्यादा पोल्यूशन है। तो एक कॉमन पर्सन के लिए, बेसिकली हमारे एक सिटीजन के लिए, दिस इज द टाइम जहां मैक्सिमम आपको पराली के बारे में बात की जाएगी, क्रैकर्स के बारे में बात की जाएगी। सो ऑल ऑफ दैट इज देयर, बट एज ए एस्पिरेंट यू शुड नो कि एयर पोल्यूशन एक बहुत ही सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस इशू भी है, इसीलिए इसके ऊपर नजर बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए आपका एग्जामिनर भी आपसे इसके ऊपर सवाल पूछता है। नाउ फॉर हेल्थ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं, जिसमें एयर भी है, वाटर भी है, सॉइल भी है, ये सब कुछ क्लीन होना चाहिए। और एयर बेसिकली वी ब्रीथ ऑल द टाइम, और मैक्सिमम आप देखोगे कि जो नेगेटिव इफेक्ट आते हैं एयर पोल्यूशन के, इट इज कॉमनली शेयर्ड इन दिल्ली के अंदर। क्या एलीट, क्या ऑर्डिनरी इंडिविजुअल, एवरीबडी फेसेस इशू व्हेन द एयर पोल्यूशन इज देयर। सो दिस इज समथिंग ऑफ ए इक्वलाइजर एज वेल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू हो जाता है। इसीलिए जो सोर्सेज हैं वो देखना हमारे लिए जरूरी है। बेसिकली दिस इज द अपॉर्चुमेंट ऑफ दिल्ली। हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जो सोर्सेज हैं ये आपको हर जगह दिखाई देंगे। तो व्हीकल्स हैं, रोड डस्ट है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, आर्मी बर्निंग, डोमेस्टिक, डिपेंडिंग ऑन कितना कंट्रीब्यूशन वो कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो आपको सोर्सेज दिखाई देंगे एयर पोल्यूशन के वो यही होते हैं। बायोमास बर्निंग, कोल एंड फ्लाई ऐश, सॉइल एंड रोड डस्ट, व्हीकल्स। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आता है,
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा आता है, और इंडस्ट्रियल जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। प्लस जो पुअर हाउस होल्ड्स मोस्टली आजकल यूज़ करते हैं बायोमास बर्निंग फॉर हीटिंग पर्पसेस, उसका भी बहुत बड़ा एक रोल एयर पोल्यूशन के अंदर है। जो हेल्थ इफेक्ट होते हैं एयर पोल्यूशन के, आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट में हेडेक होता है, इरिटेशन इन आईज, कफिंग, ब्रेथलेसनेस, स्किन इरिटेशन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, लंग कैंसर, ब्रोंचाइटिस, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिसीजेज हैं, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, लंग कैंसर, ये आप देखोगे कि यहाँ सीरियस इफेक्ट इनका होता है। एनीबडी इज सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज, तो ऑब्वियसली एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट होगा और भी ज्यादा डिबिलिटेटिंग हो जाएगा। मैक्सिमम जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उसमें चिल्ड्रन, वुमन, प्रेग्नेंट वुमन, एल्डरली, infants, traffic police, outdoor workers, municipality sweepers, you can see a very comprehensive list। ये लोग सबसे ज्यादा वनरेबल होते हैं एयर पोल्यूशन के, लेकिन हेल्दी पर्सन भी वनरेबल होता है। ऑब्वियसली द डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी वेरीज एज पर द WHO असेसमेंट जो कि उन्होंने किया, कि उनकी जो गाइडलाइन वो कहते हैं कि PM पार्टिकुलेट मैटर 2.5, दिस इज बेसिकली द साइज ऑफ द डस्ट पार्टिकल, PM 2.5, PM 10। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हम कितनी गेन कर सकते हैं अगर जो WHO की गाइडलाइन है उसके हिसाब से अपना हम PM 2.5 लेवल ले आए। तो आप देख सकते हो जो गंगा बेल्ट है पूरी, इंडो गैंगनेटिक जो प्लेन्स हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई देगा जब जो एयर क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम अचीव कर ले जाते हैं। सो दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ये जो आप दिखाई दे रहा है आपको इंडो गैंगनेटिक प्लेन्स, दे आर द वन जहाँ मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन इज लोकेटेड। उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यू कैन सी हरियाणा, पंजाब, यहाँ मैक्सिमम इंडिया की पॉपुलेशन लोकेटेड है। डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें, सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफी नीचे हैं विद द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। सो ज्यादा पुअर पॉपुलेशन, इट इज फार मोर वल्नरेबल टू एयर पोल्यूशन। और ये जो बेल्ट है यहाँ पे इसका जो इफेक्ट है बहुत ज्यादा खराब होता है, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे। तो काफी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी गेन की जा सकती है अगर एयर पोल्यूशन को टैकल किया जाए। नाउ व्हाट इज देयर इन द एयर पोल्यूशन, इसके ऊपर आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, इसके ऊपर आगे हम बात करेंगे। ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, अभी हमने सोर्सेस की बात की, अब हम पोल्यूटेंट्स की बात कर रहे हैं। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, particulate matter, this is the depending on the size 10, 2.5, ozone is also a pollutant, lead, carbon monoxide, ammonia, benzene, arsenic, nickel, all of these are simply pollutants जो कि डिफरेंट सोर्सेस से, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे इंडस्ट्री हो, या फिर वो कंस्ट्रक्शन हो, यहाँ से निकल के आते हैं और एयर को पोल्यूट करते हैं। इसीलिए AQI जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जारी करती है, जो कलर कोडिंग की जाती है। आप इसको हमेशा न्यूज़ पेपर्स में देखते, पढ़ते हो, सुनते हो कि दिल्ली NCR में पर्टिकुलरली न्यूज़ काफ़ी आती है कि ठंड के समय काफ़ी सीवियर यहाँ पे एयर पोल्यूशन होता है। तो AQI का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब, तो इमरजेंसी कुछ प्रोसीजर्स भी किए जाते हैं और जो ये प्रॉब्लम है इसके ऊपर और भी ज़्यादा लाइमलाइट आ जाती है। Now, what is being done to tackle the air pollution in India? This is interesting. तो नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, ये जो प्रोग्राम है, दिस इज ए नेशन वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। तो बेसिकली 703 मैनुअल ऑपरेटिंग स्टेशन इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑपरेट करती है 307 सिटीज और टाउन्स में, ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज हैं। और प्राइमरली जो 4 इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट्स हैं, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, PM पार्टिकुलेट मैटर है 10 and 2.5। इसके अलावा ये चारों मोस्टली सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, इनको ये आइडेंटिफाई करती है फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग अक्रॉस ऑल स्टेशंस। इसके अलावा 134 रियल टाइम कंटिन्यूअस एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशंस भी हैं इन 71 सिटीज। मॉनिटरिंग इज एब्सोल्युटली क्रिटिकल, तो डेटा सेट जनरेट करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है इफ यू वांट टू टैकल एयर पोल्यूशन। तो इसके लिए ये एक मैकेनिज्म बनाया गया था। बेसिकली हम चाहते क्या है, बेसिकली टू डिटरमाइन द स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी, कहाँ पे ये जो क्वालिटी के जो पैरामीटर्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं, कितने लेवल पे वायलेट हो रहे हैं, ये बेसिकली इस प्रोग्राम के माध्यम से हमें पता चलता है। इसके बाद आता है नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, NNAQS, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
ये सब प्रीलिम्स कंटेंट भी है आपका। बेसिकली इट रिफर्स टू द कंडीशन और द क्वालिटी ऑफ द आउटडोर एयर, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। तो NNAQS में बेसिकली यही पैरामीटर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली, जिनको CPCB जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये बनाया गया था किस कानून के तहत? ये सारा बेसिक प्रीलिम्स कंटेंट है। सो एयर पोल्यूशन जो एक्ट है 1981 का, उसके तहत CPCB को बनाया गया था। तो ये NNAQS बेसिकली स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं। हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि स्टैंडर्ड्स क्या क्या है। यहाँ पे इन पोल्यूटेंट्स का जो मेजरमेंट है वो किया जाता है, उसको टाइम वेटेड एवरेज में दिया जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है कि इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल, रूरल एरियाज में कितना है और इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में कितना है। तो ये NNAQS ये काम करती है। एक यार्डस्टिक प्रोवाइड करती है, यूनिफॉर्म यार्डस्टिक, जिससे हम कंपैरिजन कर सकें बिटवीन डिफरेंट सिटीज, बिटवीन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड तालुकास एक्सेट्रा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ द थर्ड इज नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। बेसिकली इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, 2015 में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया देन हैज लॉन्च दिस। सो 14 सिटीज में इसको लॉन्च किया गया था, अब अराउंड 72 सिटीज प्लस में लॉन्च हो गया है। बेसिकली इट्स अ टूल फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल इन टर्म्स ऑफ कलर कोडिंग, जो हमने अभी देखा AQI। ये कलर जो कोडिंग की जाती है, बताया जाता है कॉमन पर्सन को, लेमैन को, कि भाई कितनी खराब सिचुएशन है डिपेंडिंग ऑन द कलर। सो द मोमेंट दे सी रेड इट मीन्स कि थिंग्स आर वेरी बैड। इसके सब इंडेक्स भी होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द 8 पोल्यूटेंट्स, जिसमें PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारे, लेड वगैरह सारे आते हैं। तो इसके बेसिस पे AQI नंबर अपना देता है। 42 एक्शन पॉइंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस था जो CPCB ने इशू किया था अंडर एयर एक्ट 1981 basically. So for the implementation of 42 measures basically to mitigate the air pollution in major city including Delhi NCR. तो ये तब लॉन्च किया गया था, तब ये लाया गया, और इसमें स्पेसिफाई किया गया था नंबर ऑफ सिटीज को, और उन सिटीज के अंदर 42 मेजर्स जो उनको लेने हैं टू डील विद द प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन, उसकी बात की गई थी। मोस्टली व्हीकलर इमिशंस, resuspension of road dust, biomass, solid waste burning, construction demolition, जिन सोर्सेस से हमें ये एयर पोल्यूशन मिलता है उनको, उनके ऊपर बात की गई थी। देन यू हैड इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी EPCE। तो ये मोस्टली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था 1998 में, तो इसको एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत बनाया गया था। हालांकि अब ये डिसॉल्व हो गई है, क्योंकि सरकार ने 2020 में 2020 में एक ऑर्डिनेंस लाया, और इसको 2022-23 में एक पार्लियामेंट के द्वारा कानून पास कराया और CAQM को स्टैब्लिश किया। तो ये क्या है? कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरिया। तो ये एक्ट जो है 2021 में आया, पहले ऑर्डिनेंस आया, फिर इसको एक्ट में तब्दील किया गया। मोस्टली ये कमीशन बनाया गया है कोऑर्डिनेशन, रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन, रेजोल्यूशन, ये सारे जो इश्यूज EPCA डील कर रहा था, EPCA सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना था, तो पार्लियामेंट ने अपने हाथ में मामला ले लिया और उन्होंने CAQM बनाया। तो सारी जो एजेंसीज हैं उसमें अब कंसोलिडेट हो गई। ये मोस्टली मेजर्स हमारी हिस्ट्री में लिए गए हैं टू डील विद एयर पोल्यूशन। लेकिन एयर पोल्यूशन इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, इसलिए और भी मेजर्स लिए गए रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, जो जितने भी हाइड्रोजन फ्यूल वगैरह आप देखते हो, बायोफ्यूल, इथेनॉल का जो प्रमोशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ये मोस्टली दैट इज ऑल्सो लिंक टू नॉट जस्ट टू एनर्जी सिक्योरिटी बट ऑल्सो टू एयर पोल्यूशन। जितनी भी पुरानी फ्लीट है व्हीकल्स की, उनको हटाया जा रहा है रूट से। जो भारत स्टैंडर्ड 6 है, BS6, उसको लॉन्च कर दिया गया 2020 से। सो मच एंड सो कि BS4 हमने 2017 में लॉन्च किया था, और डायरेक्टली BS6 हमने लॉन्च कर दिया 2020 में। सो बेसिकली जो भारत स्टैंडर्ड 5 है उसको हमने स्किप कर दिया डायरेक्टली। इतनी सीवियर सिचुएशन थी एज पर द गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान भी लाया गया 2030 का, एनर्जी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भी भाई काम किए गए। LPG को काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है, उज्ज्वला जो स्कीम है उसके तहत केरोसिन कंजम्पशन को कम किया जा रहा है। डीजल जनरेटर सेट्स के लिए नए स्टैंडर्ड्स लगाए जा रहे हैं।
एनर्जी इफिशियंसी के ऊपर भी काफी ज्यादा काम किया जा रहा है। बेसिकली जो लेबलिंग प्रोग्राम है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी BEE का, वो इस दिशा में भी आप उसको देख सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। गैस को प्रमोट किया जा रहा है एज ऑटोमेटिव फ्यूल इन मेनी सिटीज। तो क्लीन फ्यूल के अडॉप्शन की तरफ हम जा रहे हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। एनर्जी जो इफिशियंसी है उसको भी बढ़ाने की तरफ हम बात कर रहे हैं, ताकि एयर पोल्यूशन से हम डील कर सकें। नाउ इस कड़ी में जब हम देखते हैं सारा जितना हिस्ट्री है, जो प्रोग्राम्स हैं और जो हमारी पॉलिसीज हैं, उसके बाद भी एयर पोल्यूशन को कॉम्प्रहेंसिवली आप देख रहे हैं ये टारगेट नहीं कर रहे, फ्रेगमेंट्स में कर रहे हैं। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल्ट कि वी नीड ए कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम। देयर हैव बीन लीगल एस्पेक्ट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल वाटर के लिए इंडिया में अलग एक्ट है, वाटर पोल्यूशन जो कंट्रोल एक्ट है। एयर के लिए 1981 में कानून बनाया गया था, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी की जरूरत थी। इसी कड़ी में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। तो इसका टारगेट क्या है कि भाई 20-30% रिडक्शन किया जाए, पर्टिकुलर मैटर 2.5 और 10 में बाय 2024। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब कहा जा रहा है कि 2026 तक हम इसको 40% कम करेंगे। तो एक्सटेंड कर दिया है, 40% हम कम करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो PM 2.5 इज वेरी डेडली, पर्टिकुलर मैटर 2.5 इज वेरी डेडली। टेन्योर क्या होगा, 5 साल होगा, लेकिन ऑब्वियसली 5 साल में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, तो 20-25 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है मिड टर्म लॉन्ग टर्म के बेसिस पे। दैट मच फ्लेक्सिबिलिटी गवर्नमेंट हैज गिवन टू इटसेल्फ। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्ट्रिंजेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ मिटिगेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन, augmenting and strengthening air quality, augmenting public awareness and capacity building। तो 3 चीजें यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, मिटिगेशन, इसके अलावा मॉनिटरिंग, और तीसरी चीज है पब्लिक अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ये 3 जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या रखेंगे, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे। तो सारी मिनिस्ट्री, सारे डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, सिटी गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, प्लस इसमें हम बात कर रहे हैं ट्रांस बाउंड्री एस्पेक्ट की भी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू सब कॉन्टिनेंट। बिकॉज नो मैटर हाउ मच रेडिक्लिफ द जज who simply delineated the line, the Red Cliff line between India, Pakistan, India, Bangladesh, air or the atmosphere is simply pretty much linked. तो जोग्राफिकल डिवीजन बहुत ही ट्रिकी बात हो जाती है सब कॉन्टिनेंट में, हालांकि पॉलिटिकल डिवीजन हो रखा है। मेन स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोग्राम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो NPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसमें जो 8 प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें प्रोग्राम्स लाइक नेशनल ग्रीन मिशन है, उसको इंटीग्रेट करना इस प्रोग्राम के साथ, NCAP के साथ। स्मार्ट सिटीज फ्रेमवर्क को यूज करना, दैट इज ऑल्सो वेरी इनोवेटिव। तो ब्रॉड स्ट्रेटजीज फॉलो की जा रही हैं, लोकल लेवल पे, सिटी लेवल पे, रीजनल लेवल पे, ट्रांस बाउंड्री लेवल पे। तो कंट्रोल ऑफ लोकल एक्टिविटी, जेनेटिक पोल्यूशन है इसमें, कंजंक्शन, ट्रैफिक जंक्शन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी बातें इसमें की जाएंगी। फिर सिटी लेवल पे लैंड यूज प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, वेस्ट, रोड, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज अर्बन सिटीजन है उससे जुड़ी हुई है, उसमें भी जो एलिमेंट है एयर पोल्यूशन का, उसको उसमें लाया जाएगा। देन इंडिया के लेवल पे ट्रांसपोर्ट पॉलिसीज बनाई जाएंगी, व्हीकल फ्यूल्स, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, क्लीन टेक्नोलॉजी को पुश किया जाएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया कल कि स्टील इंडस्ट्री के बारे में, तो उसमें भी मैंने बात आपसे कही कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पुश कर रही है स्टील इंडस्ट्रीज को कि भाई आप और डीकार्बनाइजेशन की तरफ जाएं। बायोमास को प्रमोट किया जा रहा है, बेसिकली एक तरह से LPG पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा रहा है और एग्रीकल्चर बर्निंग कंट्रोल किया जा रहा है। और ट्रांस बाउंड्री ऑल्सो, तो जो टारगेट है एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का हमारा, जो हमने पेरिस अकॉर्ड में दिया है 2.5 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्वल बाय 2030 टू द NCP, इसको लिंक कर रहे हैं हम। और वेस्टर्न रीजन राजस्थान, गुजरात को बेसिकली ज़्यादा ट्री कवर के साथ जोड़ा जाएगा, और एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को सब कॉन्टिनेंट लेवल पे भी लिया जाएगा। तो इसके लिए डिफरेंट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं जो कि डिलिनेट की गई। सो एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव, इंटीग्रेटेड, मल्टी सेक्टोरल, कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है। नाउ व्हेन इट कम्स टू नेशनल क्लीन एक्शन, क्लीन एयर प्रोग्राम, नॉन अटेनमेंट सिटीज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने ऑन द बेसिस ऑफ NAAQS जो एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इनके बेसिस पे पोल्यूटेड सिटीज की एक लिस्ट बनाई। बेसिकली 2011 से जो 15 का डेटा था NAAQS का, इसके बेसिस पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई और देखा कौन से सिटीज हैं जो ब्रीच कर रही हैं अपने टारगेट्स को व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। तो इसके बेसिस में जब ये प्रोग्राम लाया गया, तो हमने देखा कि टोटल 102 नॉन अटेनमेंट सिटीज हैं, जिनका आप मैप में आप देख रहे हो। तो कलर कोडिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि कहाँ पे
particulate matter 10 का नंबर ज्यादा है. Again, the yellow dots will be seen mostly in this belt, Indo-Gangetic belt. So that is also very important. तो नॉन अटेनमेंट सिटीज के ऊपर फोकस किया जाएगा. नाउ यू मे से कि why this air pollution is only linked to urban areas but not to rural areas. अर्बन एरिया में फार ग्रेटर प्रॉब्लम है ये. रूरल एरिया में फिर भी ग्रीनरी ज्यादा होती है, ग्रीन कवर ज्यादा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे टारगेट नहीं किया जाएगा. लेकिन मोस्टली जो फोकस है ये नॉन अटेनमेंट सिटीज है इनके ऊपर रखा गया. इम्प्लीमेंटेशन करेगा कौन इस प्रोग्राम का? तो सीपीसीबी करेगा इन कंसर्नेंस विद एयर एक्ट 1981, नेशनल वाइड प्रोग्राम प्रिवेंशन कंट्रोल अबेटमेंट का अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ एनसीएपी. रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज में इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा. इंटरसेक्टोरल ग्रुप्स इसमें होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हेल्थ, नीति आयोग, सीपीजी, एक्सपर्ट्स फ्रॉम एकेडमिया, इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी, इनको इसमें लिंक किया जाएगा. और जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है, इन सबको इसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है. अपेक्स कमेटी मिनिस्ट्री की पीरियडिकली रिव्यू करेगी इन कंपोनेंट्स को, और एनुअल परफॉर्मेंस जो होगा उसको रिपोर्ट किया जाएगा. फिर अप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स इसके लिए बनाए जाएंगे. तो ये भी इसमें हम करने जा रहे हैं. नाउ 3 चीजें मैंने आपको कहा था इसके कोर एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें एक है मिटिगेशन के जो एक्शंस हैं, दूसरा है नॉलेज एंड डेटाबेस सेगमेंटेशन, और तीसरा इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग. अब जो की कंपोनेंट है एनसीईपी की आपके सामने दिख रहे हैं. देयर आर टोटल 16 components of NCAP, mostly sub divided among these 3. तो मिटिगेशन एक्शन में फॉर एग्जांपल बात की जाएगी कि भाई हम कैसे इसको मिटिगेट करेंगे. तो फॉर एग्जांपल इसमें कहा जा रहा है कि भाई मिटिगेशन मेजर्स जो लिए जाएंगे प्रिवेंशन कंट्रोल और अबेटमेंट के एयर पोल्यूशन के, तो इसको फोकस किया जाएगा. जो रिडक्शन है सिटीज में पर्टिकुलेट मैटर का, उसके ऊपर इसका ध्यान खींचा जाएगा. वेब बेस्ड सिस्टम्स लाए जाएंगे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क के लिए. वेब बेस्ड सिस्टम्स लाए जाएंगे मोस्टली. इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाएगी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स. जो मैन पावर है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा बेसिकली, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. प्लांटेशन ड्राइव को पुश किया जा रहा है काफी ज्यादा. जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान है बेसिकली और क्लाइमेट चेंज एनएपीसीसी का जो नेशनल ग्रीन मिशन है उसको इससे लिंक किया जा रहा है. तो प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद एयर पोल्यूशन. तो इसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा वेजिटेशन को, टाइप ऑफ स्पेसीज, साइज क्या है कैनोपी का, लीव साइज कितना है, सरफेस एरिया कितना है, एक्सेट्रा. इसके बेसिस पे टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है. डिटेल में क्लीन टेक्नोलॉजीज दी जा रही हैं फॉर मिटिगेशन एंड प्रिवेंशन. उनको पायलट प्रोजेक्ट्स उनके ऊपर चल रहे हैं. इसके अलावा सेक्टोरल जो इंटरवेंशन है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेक्टोरल जो इंटरवेंशन है उसमें ई मोबिलिटी है, पुश किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को. पावर, अभी नई पॉलिसी भी आई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके. पावर सेक्टर में जो एमिशंस है उसको डील किया जा रहा है. मैक्सिमम पावर हमारी कोल पावर है इंडिया के अंदर, जो हमारा एनर्जी बास्केट है उसमें उसको कैसे डिकार्बोनाइज किया जाए. इंडोर एयर पोल्यूशन के लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड किया जा रहा है, उज्ज्वला योजना. इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, स्वच्छ भारत अभियान. क्लीन कंस्ट्रक्शन रोड डस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है, जो नए रोड्स एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं वहां पे इसको ध्यान रखा जा रहा है. एग्रीकल्चर एमिशंस के ऊपर बात की जा रही है. भाई एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा एमिशंस होते हैं पर्टिकुलरली मीथेन के, तो उसको भी टैकल करने की बात की जा रही है. या फिर पराली बर्निंग हो फॉर एग्जांपल, जो रेसिड्यू बर्निंग होती है उसमें भी सब्सिडीज डिफरेंट टाइप की दी जा रही हैं. इंडस्ट्रियल इमिशंस के ऊपर बात की जा रही है, डिकार्बनाइज करना, ग्रीन टेक्नोलॉजी को लाना, फाइनेंसिंग करना. और ट्रांसपोर्ट के जो इमिशंस हैं उसमें भारत स्टेज 6 लाया गया है. इसके अलावा जो पुराने व्हीकल्स हैं उसको स्क्रैप किया जा रहा है अंडर द न्यू स्क्रैप पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इमिशन इन्वेंट्रीज बनाई जा रही हैं, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर काफी फोकस किया जा रहा है. स्टेट सिटी और रीजनल एक्शन प्लान है नॉन एडमिन सिटीज के लिए. दिस इज इंपॉर्टेंट. 3 लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है, स्टेट, सिटी एंड रीजनल एक्शन. हेल्थ इम्पैक्ट स्टडीज की जा रही है एयर पोल्यूशन के ऊपर. एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बेसिकली गिव अर्ली वार्निंग एंड सिंपली not just to citizens but also to the government machinery. Certification system और monitoring instruments इसको पुश किया जा रहा है. इंटेंसिव ट्रेनिंग और वर्क अवेयरनेस दी जा रही है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं. कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जितनी भी हेल्प हमें बाहर से मिल सके. सोर्स अपॉर्चमेंट ऑफ नॉन अटेनमेंट सिटीज आल्सो बीइंग डन, कि पोल्यूशन हो कहां से रहा है प्राइमरी. Network of technical institutions, technology support, technology assessment cell और review of standards. So you can see it's a very comprehensive project जो कि लॉन्च किया गया है. अब केस स्टडी के बारे में बात करते हैं. बीजिंग was one of the most polluted cities of the world just a decade back. एक डिकेड पहले सबसे one of the highly polluted cities.
और बीजिंग चाइना के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ जो 1979 से शुरू होता है, उनके यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए, थर्मल प्लांट्स, एनर्जी लगाए गए, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा बिके वहाँ पे, तो पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हुआ। लेकिन आप देखें कि उनका जो पोल्यूशन का लेवल है बीजिंग के अंदर पर्टिकुलरली, उन्होंने सिग्निफिकेंटली इसको रिड्यूस कर दिया। कैसे किया है? पैसा खर्च किया, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया। देखिए 2013 से ग्राफ सीधे तेजी से ऊपर बढ़ रहा है। हाई डेंसिटी सेंसर्स लगाए गए हैं मॉनिटरिंग के लिए, जो कि ये प्रोग्राम भी बात कर रहा है हमारा एनसीएपी। आप देख सकते हैं इसमें जो डॉट्स हैं ये सेंसर्स हैं जो कि मेजर करते हैं PM 2.5 का कितना लेवल है, सो दैट दे कैन टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स ऑन दोज एरियाज। और इमिशन रिडक्शन आप देखिए, व्हीकल इमिशन कंट्रोल, SO2, NOx, VOC, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, PM 2.5, इनके लिए उन्होंने क्या क्या मेजर्स लिए। ये अब एनसीएपी का भी हिस्सा है, चाहे वो कंट्रोल हो, कोल फायर्ड बॉयलर्स हो, डस्ट हो, रेसिडेंशियल बर्निंग हो, एक्सेट्रा। तो आप देखें SO2, NOx, VOC, PM 2.5 का जो लेवल है 2013 से, ये 2013 के नंबर्स हैं, आप देखिए कितना ज्यादा रिडक्शन है, 83%, 43, 42, 59, इट्स मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे हैव ब्रॉट। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस केस स्टडी को आप अपने आंसर राइटिंग में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2020 जीएस पेपर 2 में पूछा गया था, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आप बेसिक इंट्रोडक्शन दोगे कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है, कौन इसको लॉन्च किया है, देन आप बात करोगे थोड़ा जो प्रीवियस मेजर्स हमने लिए एक पैराग्राफ में, देन यू विल स्टार्ट राइटिंग द की फीचर्स कि क्या क्या की फीचर्स हैं। तो मोस्टली मैंने आपको बताया कि इन तीन जो इंपॉर्टेंट वर्टिकल्स हैं इनके अराउंड ये 16 पॉइंट्स हैं, सारे आपको याद नहीं रहेंगे हो सकता है, लेकिन आपको लिखना इन्हीं के अकॉर्डिंग है। सो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथिंग में जितने ज्यादा पॉइंट्स लिख सकते हैं उतना पॉइंट्स लिखेंगे, एंड देन ऑब्वियसली इट इज 15 मार्कर टू 50 वर्ड्स। सो ये जो की फीचर्स हैं सारे आप लिखेंगे इसमें। बट नाउ वी विल टॉक अबाउट कि क्या रिकमेंडेशन इसमें हम दे सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली हो रही थी। जो आर्टिकल है इट ब्यूटीफुली टॉक्स अबाउट व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो ये कह रहे हैं कि जो सोर्स अप्रोचमेंट ये एक स्टडी होती है ऐसे करके, और इमिशन इन्वेंट्री जो एक स्टडी होती है, ये हमारी मैक्सिमम सिटीज ने नहीं की है। सो दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। प्लस मैंने आपको बताया कि बीजिंग में कैसे पैसा खर्च किया गया, तो यहाँ फंडिंग का एक बहुत ही सीरियस इशू। तो अब फंडिंग कैसे होती है इस प्रोग्राम में? ये फंडिंग इज लिंक्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ सिटीज बेस्ड ऑन द एनुअल एवरेज पीएम कंसंट्रेशन रिडक्शन, प्रायर बजटिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। इसके ऊपर फंडिंग होती है। अब बहुत सारी सिटीज हैं जिन्होंने ये स्टडीज की ही नहीं है, तो उनकी फंडिंग रुकी हुई है। No matter how much central government push, state government push, ultimately at the city level चेंजेस लाने होते हैं। और सिटी लेवल पे चेंजेस लाने के लिए जो सिटी ब्यूरोक्रेसी है, सिटी जो पॉलिटिकल क्लास है, दे आर बेसिकली दे नीड टू बी अवेयर ऑफ, दे नीड टू फोकस ऑन दीज एरियाज। तो डेटा मॉडल अच्छी चीज है, लेकिन उससे सिर्फ अगर आप सोचें कि एयर क्लीन हो जाएगी, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस पूरे सिस्टम में दिया गया है। इसके अराउंड ही मोस्टली इसमें आप चेंजेस सजेस्ट करेंगे अगर आपसे चेंजेस पूछे जाते हैं तो। और जो फंडिंग का इशू है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज फॉर जीएस पेपर 2, हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। नाउ द न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ये दूसरा टॉपिक है हमारा आज का। सो इन द लास्ट फ्यू वीक्स वी आर लुकिंग इनटू वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स जिसमें बात की जा रही है कि ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटी, they are raising eyebrows at International Atomic Energy Agency. Kim Jong-un is overseeing North Korea nuclear counter-attack exercise. न्यूक्लियर वेपन्स जो है उसमें चाइना का काफी ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है, नए साइलोज बनाए जा रहे हैं, नई मिसाइल्स टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। Israel is simply non-committal whether they have the weapons or not. Across the world you see कि काफी ज्यादा जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की बातें की जा रही हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जीएस पेपर 2 का टॉपिक है, इंटरनेशनल रिलेशंस का और सिक्योरिटी का भी जीएस पेपर 3 का, बट मोस्टली जीएस पेपर 2 का। इंडियन स्टैंडर्ड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आपसे पूछा जा सकता है और जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और जो इनिशिएटिव्स लिए गए। तो हम बात करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की। वर्ल्ड इज नाउ क्लोजर टू न्यूक्लियर कैटास्ट्रोफी at any time since the height of the Cold War. Cold War was never went hot. इसकी एक बहुत बड़ी वजह न्यूक्लियर वेपन्स भी थे, लेकिन उस वक्त भी इतनी ज्यादा इंटेंस कंपटीशन था जो कि अब अमेरिका और चाइना के बीच ऑलमोस्ट उस लेवल पे तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में हो जाएगा वो। बेसिकली इट इज लुकिंग लाइक
लेकिन 2023 में जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है उन्होंने डूम्सडे जो उनकी क्लॉक है उसको 90 सेकेंड्स कर दिया है टू मिडनाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि मिडनाइट से 90 सेकेंड्स टू मिडनाइट, इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि वी आर वेरी नियर टू डूम्सडे, कंप्लीट एनाहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक तरीके से जो न्यूक्लियर विंटर की बात की जाती है, न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की जाती है, उस वो बहुत दूर हमसे अब नहीं है। इंटरेस्टिंगली आज से 6 साल पहले 2018 में ये जो क्लॉक थी 2 मिनट थी, तो ऑलमोस्ट हाफ हो गई विद इन 5 ईयर्स। सो जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है दे आर सिंपली पॉइंटिंग आउट दिस फैक्ट कि इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है वर्ल्ड के अंदर, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वॉर एवरीवेयर इन एवरी रीजन इज प्रिडोमिनेंटली देयर, और ये सिचुएशन जो है और भी ज्यादा खराब होने वाली है। सो मच एंड सो कि जो कोरियन वॉर थी 1953 की और हाइड्रोजन बॉम्ब जब टेस्ट किए गए तब भी इतनी खराब सिचुएशन नहीं थी। तो जो डिस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको भी ये जो बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बिग रिडक्शन हुआ है कोल्ड वॉर के बाद, हालांकि आप देखिए 14,000 न्यूक्लियर वॉरहेड्स आर स्टिल इन एग्जिस्टेंस इवन नाउ। उस वक्त तो मोर देन 1 लाख थे। कंबाइंड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी हालांकि इनकी काफी ज्यादा है, 1000 हिरोशिमा नागासाकी साइज बॉम्ब्स। नागासाकी और हिरोशिमा में जो बॉम्ब्स यूज किए गए थे बेबी बॉम्ब्स, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट बॉम्ब्स तरीके से, एंड दे आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। 90% जो है यूएस और रशिया के पास है, और लार्ज प्रोपोर्शन जो है ये ऑपरेशनली डिप्लॉयड है, विद इन मिनट्स दे कैन बी फायर्ड। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हमारे लिए इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग, जो अभी एक बहुत ही रिसेंट मूवी आई थी ओपनहाइमर, सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि यूपीएससी आपसे इस ये वाले एलिमेंट के ऊपर सवाल पूछ सकता है, क्योंकि उससे जुड़ी हुई बात है। तो जो ऑपरेशन बेसिकली मिशन जो लॉन्च हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, तो जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था अमेरिका का, उसके तहत ओपनहाइमर वाज ए ग्रेट साइंटिस्ट, द लीडिंग साइंटिस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, जिसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट हुआ। तो हिरोशिमा में पहली बार इस्तेमाल किया गया था। ये एग्जैक्ट वो प्लेस है जहां बम गिरा था, एटॉमिक बॉम्ब डोम इसको कहा जाता है हिरोशिमा में, और फर्स्ट यहीं पर ड्रॉप किया गया था अगस्त 1945 में। मेनी डेथ्स हैव टेकन प्लेस इन लैक्स। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन काफी ज्यादा सीरियस क्राइसिस है हमारे लिए। और ये जो प्रोलिफरेशन हो रहा है, पहले सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ने डेवलप किया, उसके बाद आप देखें उनके जो एलाइज हैं, चाहे वो यूके हो चाहे वो फ्रांस हो, दे लेटर डेवलप्ड इट, बट आफ्टर यूएसएसआर आल्सो पुश्ड फॉर इट, चाइनीज आल्सो टेस्टेड इट। इसके अलावा ये 5 जो P5 हैं बेसिकली दे आर द डिक्लेयर्ड वेपन स्टेट्स। उसके बाद वी हैव आल्सो टेस्टेड, इंडिया हैज टेस्टेड, पाकिस्तान हैज आल्सो टेस्टेड द वेपन। इसके अलावा मेनी कंट्रीज हैड द वेपन, लाइक साउथ अफ्रीका हैड द वेपन। इसके अलावा जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स थे जिसमें यूक्रेन भी था, उनके पास भी वेपन था ही, हालांकि उन्होंने बाद में छोड़ दिया। तो दैट वाज गुड फॉर देम देन, बट अभी ये बात कही जा रही है कि अगर उनके पास वेपन होता तो यूक्रेन वॉर नहीं हो रही होती। सो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। तो एग्जैक्टली क्या किया जा रहा है टू डील विथ दिस इशू ऑफ न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन? तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या है? जो न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है उसका शेयर, उसको शेयर करना विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो जो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी थी उन्होंने ये टेक्नोलॉजी शेयर की है। तो नाउ वी हैव टोटल अराउंड 9 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जिनमें से P5 है, इंडिया पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया है और इसराइल है। इसराइल ने कभी ये नहीं कहा कि उनके पास है, पर उन्होंने डिनाई भी नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। सो दैट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। क्या कर रहे हैं वर्ल्ड बॉडीज फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, एंड व्हाई वी नीड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ए क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अराउंड दिस कि व्हाई वी नीड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट्स हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, वो कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स ने पीस बनाया हुआ है दुनिया में। कोल्ड वॉर कभी हॉट नहीं हुई क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स थे, अदरवाइज सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी एक मैसिव वॉर होती, मिलियंस एंड मिलियंस वुड हैव डाइड। अब आज की डेट में भी सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो पीस एंड स्टेबिलिटी बना के रख रहे हैं। लेकिन ये बात जो है ये सही नहीं है। डिटरेंस हैज फेल्ड इन मेनी केसेस। पाकिस्तान का एग्जांपल ले लीजिए, दे हैव बीन अटैकिंग इंडिया, कारगिल में उन्होंने चढ़ाई कर दी जबकि ये दोनों के पास वेपन्स थे। चाइनीज अभी गलवान में उन्होंने जो हरकत की है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ ऑफ अस हैड वेपन्स। सो ये जो बात कही जाती है डिटरेंस बनता है न्यूक्लियर वेपन से, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यूक्रेन, यू सी दे हैड बीन टेकिंग मेनी एक्शंस अगेंस्ट रशिया डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि रशिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। तो डिटरेंस वाला जो लॉजिक है काफी फेल हो गया है। दूसरा जो बात है कि कॉस्ट जो है वेपन्स की, इनको डेवलप करना, इनको डिप्लॉय करना, इनकी डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स, इनका ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, दैट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर एनी स्टेट।
तो काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट है, दुनिया भर में पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है, उसको टैकल करने की जरूरत है। पहले भाई कॉस्ट को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो डिफेंस बजट का बहुत बड़ा हिस्सा इसकी तरफ जा रहा है, दैट इज वेरी अननेसेसरी सिंपली। तीसरी बात जो है कि भाई प्रोलिफरेशन तो वेपन का होगा गया है और आगे भी होगा। क्यों होगा? बिकॉज दोज हु हैव इट दे ऑलवेज कीप इन माइंड टू मेक इट श्योर कि अदर पार्टीज यूज इट। अब दुनिया भर में 193 ज्यादा मेंबर्स हैं यूएन के, भाई केवल 9 के पास है। सो देयर विल बी ऑलवेज एपेटाइट इन कंट्रीज जहां पे बात की जाएगी भी हमें भी वेपन चाहिए। ईरान कैन आस्क फॉर द वेपन और डेवलपिंग द वेपन, एंड दे वांट द वेपन दैट विल बी अ डिटरेंस अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट Israel. North Korea have the weapon. दैट इज द रीजन कि वहां पे आप देखते हो कि अमेरिका उनके अलाइज बहुत ज्यादा कोर्सिव मेजर्स नहीं लेते। अगर लीबिया के पास वेपन होते तो लीबिया बर्बाद नहीं होता, इराक के पास वेपन होते तो इराक बर्बाद नहीं होता। हालांकि ये बात कही गई उस वक्त अमेरिका के द्वारा 2003 में कि इराक के पास वेपन है। तो ये जो एपेटाइट है, जो अट्रैक्शन है वेपन का, वो आने वाले समय में और बढ़ेगा, और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आएगी, और ज्यादा डूम्सडे क्लॉक 12 बजे के नजदीक पहुंचेगी। एंड अगर गलती से भी कुछ हो जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे ब्रह्मोस फायर हो गई पाकिस्तान में, ऐसी कुछ घटना हो जाती है, तो वी आर सिंपली लुकिंग टुवर्ड्स टोटल एनाहिलेशन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, मैड। इसीलिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इनिशिएटिव्स हैं? द ट्रीटी ऑन द प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, एनपीटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी। तो 1967 बेसिकली तो 1 जनवरी एक ट्रीटी कहती है कि 1 जनवरी 1967 से पहले जिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स ने न्यूक्लियर वेपन बनाया, उसको टेस्ट किया, दे आर द रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। इसके बाद बेसिकली जिन्होंने भी टेस्ट किया, जैसे हमने अपना पहला टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा 1974 में किया, हमने लेट कर दिया, तो वी आर नॉट ए रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट। एनपीटी में बात की गई कि भाई बताया गया कि कौन से रिकॉग्नाइज्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। इसके बाद कही गई बात कि भाई पीसफुल यूज है न्यूक्लियर एनर्जी का, उसको हम फैसिलिटेट करेंगे। पीसफुल यूज में कोई इशू नहीं है, पीसफुल यूज होता रहेगा। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। देयर वाज सेट अप एन ऑब्लिगेशन ऑफ नेगोशिएशन ऑन न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट बाय द न्यूक्लियर वेपन स्टेट। जो 5 P5 है, इनके ऊपर ऑब्लिगेशन रखा गया कि भाई आप बात करेंगे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर। एनपीटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रीटी, दैट्स व्हाई ये नियर यूनिवर्सल इसके सिग्नेचरीज हैं। इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल ने इसको साइन नहीं किया। आईएईए सेफगार्ड सिस्टम्स भी हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो एजेंसी है, दैट इज देयर। तो उनका जो सेफगार्ड सिस्टम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसके पहले हम बात करें, आई जस्ट एक्सप्लेन दिस पॉइंट फर्दर ताकि इसको हम लिंक कर सकें आईएईए के साथ। सो एनपीटी के अंदर ये बात की गई थी कि भाई इसका रिव्यू किया जाएगा 25 साल के बाद। जब इसका रिव्यू किया गया तो इसमें एक इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल के आया, कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें बात की गई कि क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स हम ले सकते हैं। इसको आप अपने आंसर राइटिंग में इंटीग्रेट कर सकते हो, 2000 की एनपीटी रिव्यू कॉन्फ्रेंस है। सो अर्ली एंट्री इनटू द फोर्स ऑफ सीटीबीटी के ऊपर हम बात करेंगे, कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। यूज ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट टू इमीडिएटली एस्टैब्लिश एंड अप्रोप्रिएट सब्सिडियरी बॉडी विद मैंडेट टू डील विद न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये सारी बातें आप देख रहे हो, कंक्लूजन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ 3 पार्टी इनिशिएटिव, अर्ली एंट्री इनटू फोर्स ऑफ फुल कंप्लायंस विद स्टार्ट 2 ट्रीटी। अब देखिए इसमें वेपन डिलीवरी, जो मटेरियल्स हैं और जो ओरिजिनल वेपन है, उनके इर्द गिर्द सारी बातें की जा रही हैं, और आईएई का रोल इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एनपीटी बेसिकली इज क्लोजली लिंक टू आईएईए। आईएईए जो बॉडी है जो एनपीटी को मोस्टली एडमिनिस्टर करती है एक तरीके से, और इसमें उनको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल दिया गया। तो डिफरेंट ये जो रिव्यू कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसके बाद आईएई का रोल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो सेफगार्ड सिस्टम्स यहाँ पे लाए गए, आईएई के सेफगार्ड सिस्टम इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और एनपीटी भी इसको रिकॉग्नाइज करती है। क्या है सेफगार्ड सिस्टम? ये इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है एक तरीके से। तो इसमें ये करते ये हैं कि जो न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो स्टोरेज है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसके ऊपर ये मॉनिटरिंग करते हैं। तो कैसे पता चलेगा इनको कि कोई स्टेट पीसफुल यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा है न्यूक्लियर मटेरियल को कि नहीं कर रहा? बिकॉज दे हैव द सेफगार्ड्स, दे हैव देयर इंस्पेक्टर्स हु रेगुलरली इंस्पेक्ट दीज एरियाज। और कितना न्यूक्लियर मटेरियल
जो रॉ मटेरियल है वो आया कंट्री के अंदर, किन किन प्लांट्स में है, ये सब कुछ डेटा इनके पास होता है। हालांकि बाद में देखा गया कि कुछ स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, दैट वाज इम्पोर्टेंट, नॉर्थ कोरिया है, इसमें उन्होंने देखा, ईरान है, दे हैव बीन डेवलपिंग दीज वेपन्स। ये देखा गया है कि यू नीड फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द आईएईए, इसीलिए एडिशनल प्रोटोकॉल भी लाए गए। इसके दो इंपॉर्टेंट यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, पहला है कॉम्प्रहेंसिव सेफगार्ड, कॉम्प्रहेंसिव सेफगार्ड, और दूसरा है एडिशनल प्रोटोकॉल। तो एडिशनल प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एडिशनल प्रोटोकॉल के अंदर बेसिकली आईएई के पास इनहैंस पावर आ जाती है टू वेरीफाई वेदर देयर एग्जिस्ट नो इंडिकेशन ऑफ अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर एक्टिविटीज इन एडिशन टू द इंस्पेक्शंस कंडक्टेड अंडर द एग्जिस्टिंग कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड। तो क्या ऐसी कुछ और हम एक्टिविटी कर रहे हैं, ये स्टेट कर रहा है, अनडिक्लेयर्ड एक्टिविटी की जा रही है, इसलिए इसको एडिशनल प्रोटोकॉल कहा जाता है, और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक सवाल भी पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा 2018 के प्रीलिम्स पेपर में कि भाई एडिशनल प्रोटोकॉल बेसिकली व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ दैट। तो जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो भी सेफगार्ड्स के अंदर आ जाते हैं, ताकि यहां से स्मगल या ट्रांसपोर्ट ना किया जाए जो रॉ मटेरियल है, और एक लेवल ऑफ जो इनरिचमेंट जरूरी होता है प्लूटोनियम का, यूरेनियम का वेपन बनाने के लिए, वो अचीव ना हो सके। इसलिए एडिशनल प्रोटोकॉल इसको कहा था। इंडिया 2009 में इसको साइन किया, 2014 में इंप्लीमेंट हुआ। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये जो ट्रीटी है ये फोर्स में नहीं आई कभी, लेकिन इसकी इसकी एक हिस्ट्री है कि 1963 में पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी लागू की गई थी। पार्शियल टेस्ट बैंड ट्रीटी में क्या था कि भाई सारे टेस्ट इसमें कहा गया कि इनको बैन किया जाए एक्सेप्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। तो सीटीबीटी इस चीज को कॉम्प्रहेंसिव लेती है कि सारे टेस्ट को बैन किया जाए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेपन की टेस्टिंग ही नहीं अगर नहीं होगी तो उसका प्रोलिफरेशन भी नहीं होगा। कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसका अगर आप आउटलाइन देखें क्या बात कर रहा है, टू प्रोहिबिट एंड प्रिवेंट एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन और ईदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरग्राउंड भी, refrain from causing, encouraging, or any way participating in the carrying of any nuclear weapon tests or any nuclear explosion. मॉनिटरिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा, सीस्मोलॉजिकल, रेडियो न्यूक्लाइड, हाइड्रोअकॉस्टिक एक्सेट्रा, ताकि देखा जाए और वेरीफाई किया जाए कि वेपन्स टेस्ट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो ये फोर्स में नहीं आई बिकॉज मेनी इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव नॉट साइंड इट। So India, Pakistan, North Korea basically have not signed it. Apart from that, China, US, Iran, Israel, Egypt, वियतनाम, इन्होंने भी इसको साइन नहीं किया। फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। अभी हम बात कर रहे थे वेपन्स की, तो जो मटेरियल है फिसाइल मटेरियल, प्लूटोनियम, यूरेनियम, जिसके माध्यम से वेपन्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर बेसिकली ये ट्रीटी इफेक्टिव होती है। तो नॉन प्रोलिफरेशन की जो एम है उसमें ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बेसिकली ये ट्रीटी बेसिकली इट वांट्स टू सप्रेस द इमर्जेंस ऑफ द न्यू वेपन स्टेट्स और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बाय बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल्स जैसे हाईली इनरिच्ड यूरेनियम, प्लूटोनियम। ये ट्रीटी भी इम्प्लीमेंटेशन में नहीं है, कंक्लूड नहीं हुई। ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो यूएन ने पास की है, यूएन जनरल असेंबली में इसको पास किया गया 2017 में। लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग recognized under NPT and those who are not recognized also not party to that. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यूएन ने लिया था। कुछ स्पेसिफिक एग्रीमेंट्स भी हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी 1961 की कहती है कि भाई हम अंटार्कटिक एरिया में न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं ले जाएंगे, स्टोरेज वहां नहीं करेंगे, डिप्लॉय वहां पे नहीं करेंगे। सेम चीज आउटर स्पेस ट्रीटी में भी है। यही बात ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन और एम्प्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स में भी है 1972। सीबेड में आप नहीं रखेंगे वेपन्स ओशन फ्लोर पे। और एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट्स ऑन द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी 1984। आज के दिन ही एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन जो पास नहीं हो पाया क्योंकि रशिया ने उसको वीटो कर दिया। उसमें बात कही जा रही थी कि भाई आउटर स्पेस में न्यूक्लियर वेपन्स को डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, तो उसको उन्होंने वीटो कर दिया। हालांकि आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आउटर स्पेस में डिप्लॉय नहीं होंगे। तो जब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात होगी तो ये सारे इनिशिएटिव्स आप अपने आंसर में इंटीग्रेट करेंगे। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट या मिनिमाइजेशन के लिए 4D इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डॉक्ट्रिन, एवरी न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट शुड मेक एन अनइक्विवोकल नो फर्स्ट डिक्लेरेशन, जो कि काफी जरूरी है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे।
डी अलर्टिंग इंडिया से नो फर्स्ट यूज कंट्री, कि हम अपना वेपन पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे एज ए रिएक्शन, अगर कोई हमारे या हमारी फोर्सेज हमारी टेरिटरी के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो तब हम उस अवस्था में न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेंगे। डी अलर्टिंग बहुत जरूरी है ताकि मिस्टेक, गलती से मिस्टेक ना हो जाए, और हाईएस्ट प्रायोरिटी यहाँ पे दी जानी चाहिए। डिप्लॉयमेंट को कम किया जाए, जो मीटिंग होती है वारफेयर और मिसाइल की उसको बेसिकली डिले किया जाए ताकि ये जो रेडी टू फायर मिसाइल्स हैं इनको टैकल किया सके। नंबर जो है डिक्रीज करना बहुत जरूरी है। स्टार्ट ट्रीटी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी, अभी अमेरिका और यूएस और रशिया के बीच जो ट्रीटी थी फॉर स्टेबलाइजिंग द सिचुएशन, इट इज नो लॉन्गर इन प्लेस। तो वी आर लुकिंग इन ए एरा जहां न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा, वेपन्स को और बड़ा किया जाएगा, जो डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स हैं मिसाइल्स वगैरह उनको और भी ज़्यादा एक्यूरेट किया जाएगा। अभी हमने भी अग्नि 6 को टेस्ट किया है, मर्व जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी उसको टेस्ट किया है। इसके अलावा अग्नि पी को हमने टेस्ट किया है जिसमें हम MARV टेक्नोलॉजी है, मनूबल री एंट्री व्हीकल है। इस तरह से हम भी अपनी मिसाइल्स को टेस्ट करते रहते हैं, नई टेक्नोलॉजीज ला रहे हैं, बेसिकली दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हो जाती है, अब इंडिया का क्या स्टैंड है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। हमारा क्या स्टैंड है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के ऊपर? तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का हमारा जो स्टैंड है वो ये है कि भाई वी आर हैव डेवलप्ड द न्यूक्लियर वेपन्स एज ए रिएक्शन टू द जो वर्ल्ड सिचुएशन है उसको देख के। इट इज नॉट ए वेपन ऑफ यूज, वेपन ऑफ वॉर फॉर अस, इट्स बेसिकली पॉलिटिकल वेपन, डिटरेंस बनाने के लिए। और हम कंप्लीट डिसआर्मामेंट चाहते हैं, कंप्लीट डिसआर्मामेंट चाहते हैं, पार्शियल डिसआर्मामेंट नहीं चाहते जो कि एनपीटी चाहती है कि भाई सिर्फ 5 कंट्रीज के पास वेपन्स रहें, बाकी अपने वेपन्स छोड़ दें। हम ये नहीं चाहते, हम कंप्लीट और वेरीफाइबल डिसआर्मामेंट चाहते हैं, सारे कंट्रीज को वेपन्स डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। टिल देन वी विल नॉट साइन, जब तक ये P5 एग्री नहीं होते, वी विल नॉट साइन एनपीटी, वी विल नॉट साइन CTBT। So this is a very important aspect। हालांकि we are a responsible nuclear weapon state, so what we have done कि हमारा no first use policy है, हमने अपनी तरफ से प्रोलिफरेशन नहीं होने दिया है। हालांकि अब डिमांड उठती है, आप देखिए इंडियन राइट विंग की तरफ से कि हमें वियतनाम को वेपन दे देना चाहिए जैसे चाइना ने पाकिस्तान को दिया है, बट बाय एंड लार्ज प्रोलिफरेशन का रिकॉर्ड हमारा बहुत बढ़िया है कंपेयर टू फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, क्योंकि वॉलमार्ट चला रहा था, न्यूक्लियर वॉलमार्ट खोल रखा था। AQ खान उनका एक साइंटिस्ट था जिसने वेपन टेक्नोलॉजी नॉर्थ कोरिया को बेची, ईरान को बेची, लीबिया को बेची, इस तरह से भी हुई हैं चीजें। ये हमारा स्टैंड है कि बेसिकली इसके लिए एक बहुत ही फेमस लाइन इंडियन डिप्लोमेट ने बोली थी कि एनपीटी बेसिकली वांट्स टू डिसआर्म्ड द अनआर्म्ड। जो ऑलरेडी अनआर्म्ड है, जिनके पास वेपन है ही नहीं, उनको आप डिसआर्म्ड करना चाहते हो, और जिनके पास वेपन है उनको आप डिसआर्म नहीं करना चाहते। ये एनपीटी का समरी है जो कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज फॉर जीएस पीपल। नाउ द प्रिंसिपल्स एससीओ न्यूज में है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। सो शंघाई 5 से इसकी शुरुआत होती है। मोस्टली यूरेशियन मिलिट्री इकोनॉमिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आप सारी जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज है उसको देखेंगे। तो मोस्टली आप देखिए इसमें जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स याद करने की एक टेक्निक है। सेंट्रल एशिया में 5 रिपब्लिक हैं, 5 तान इनको कहा जाता है, 5 टैन्स। तो इसमें से सिर्फ एक टैन जो है वो इसका हिस्सा नहीं है, और ये जो कंट्री आपको दिखाई दे रही है ये है तुर्कमेनिस्तान। दैट इज नॉट ए पार्टी टू इट। क्यों? क्योंकि चाइना की इनसे नहीं बनती। जो जिंगजियांग में जो मूवमेंट चल रहा है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है, इसलिए बेसिकली इट्स नॉट ए पार्टी टू दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू सी मोस्टली ऑल द कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान रिसेंटली बिकेम द मेंबर्स। लेटेस्ट मेंबर इज ईरान। इसमें टॉप लेवल पे एक लीडर समिट होती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में रैट्स करके इनका जो रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडिया ने इसकी बेसिकली समिट लास्ट ईयर हमारे यहाँ हुई थी, लेकिन ये एक वर्चुअल समिट हुई थी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर आपसे सवाल इस साल पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल एशिया की जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर नजर बनाए रखें। अभी इसका बेसिकली इट इज इन द न्यूज बिकॉज द अजीत डोवाल द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इज विजिटिंग द एससीओ कंट्रीज, जहां पे एक बेसिकली समिट बुलाई गई थी रिलेटेड टू टेररिज्म। तो एससीओ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो इनके स्ट्रक्चर में रैट्स वगैरह है, लीडर समिट है, फॉरेन मिनिस्टर लेवल कंसल्टेशन होते हैं, दे आर इंपॉर्टेंट। बट मोस्टली ये रशिया और चाइना लेड इंस्टीट्यूशन है, बट वी आर पार्टी टू इट, लाइक वी आर पार्टी टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIBB।
तो हम नहीं चाहते कि हम कंप्लीटली वेस्टर्न कैंप में चले जाएं, इसीलिए वी आर मेंबर और मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स, AIAB और SC। इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में काफी चर्चा है। तो टैक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली सरकार जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सरकार और एक सिटीजन के बीच में, कि भाई आप टैक्स दोगे, उसके एवज में हम आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, और जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी वर्क हैं, लॉ एंड ऑर्डर से लेके हेल्थ एजुकेशन के प्रोविजन एक्सेट्रा, और आपको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेट, बिकॉज इससे उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज आते हैं जिसके ऊपर जिसके माध्यम से वो जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है उसको चलाते हैं। और टैक्स इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट टू इंश्योर इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी इन इंडिया। अब इसके ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि इनहेरिटेंस टैक्स एक पार्टी इंडिया में लगाना चाह रही है। हालांकि इंडिया में हमेशा से इनहेरिटेंस टैक्स था। स्टेट ड्यूटी एक्ट 1953 के तहत ये कानून था जिसमें स्टेट ड्यूटी और लॉज बेसिकली लगाए गए थे। 1985 में इसको अबॉलिश कर दिया गया। तो ये जो फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, उनकी एक स्पीच है, इसमें वो कह रहे हैं कि वेल्थ टैक्स भी है इंडिया में, स्टेट ड्यूटी लॉज भी हैं। जब तक आदमी जिंदा है तो भाई वेल्थ टैक्स देगा वो, इनकम टैक्स, और उसके बाद स्टेट ड्यूटी लॉस देगा। लेकिन वो ये एक बात कह रहे हैं कि पिछले 30 साल के एक्सपीरियंस में, ही सेइंग दैट बेसिकली इन 1985, कि भाई पिछले 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस कह रहा है कि बहुत इससे फर्क पड़ा नहीं है इनइक्वालिटी के ऊपर। और दूसरा जो हमारे दोनों जो ऑब्जेक्टिव थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ दैट इज इनइक्वालिटी, और फाइनेंसिंग द स्टेट्स, ये दोनों मीट नहीं हुए, इसलिए इसको हम हटा रहे हैं। 1980-81 का रेगुलर बजट में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो था अराउंड 11,444 करोड़ था, और स्टेट ड्यूटी से 12 करोड़ थी। इंटरेस्टिंगली इसको करेक्ट करने में 13 करोड़ रुपए खर्च हो गए सरकार के। अब पीपल आर सेइंग दिस इज सिंपली ए इनसेन आइडिया। इट इन ए वे, इंडिया में जो मूवमेंट हो रहा है अभी, वी आर बेसिकली एक कंट्री जिसने फेबियन सोशलिज्म को अपनाया जब पंडित प्राइम नेहरू वाज द प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें वी ट्राई टू मेंटेन एन बेसिकली ए बैलेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी। तो हम लिबर्टी भी चाहते हैं, पॉलिटिकल लिबर्टी लोगों को दी हमने, वोटिंग का अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 दिया, सारे जो अधिकार हमको दिए गए, लिबर्टी हमारे पास है, इक्वालिटी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और दोनों के बीच बैलेंस बनाने की बात की गई। अब जो बात कही जा रही है कि इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस फिर से किया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाओ, सब्सिडीज जो हैं उसको और बढ़ाओ। पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि वो 1 लाख 2 लाख रुपए लोगों के बैंक अकाउंट में देंगी। इसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस टैक्स, इसके अलावा दे आर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल सर्वे, कास्ट सर्वे एक्सेट्रा। तो एक ट्रेजेक्ट्री जो आप देख रहे हो इंडिया में, दैट इज वेरी विजिबल ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर। इसीलिए बहुत ज्यादा डिफरेंट स्टेट्स में एक आपको कंटेस्टेशन दिखाई देता। इनहेरिटेंस टैक्स एक तरीके से ये रेग्रेसिव टैक्सेशन होगा अगर आप इंडियन हिस्ट्री को देखें और वर्ल्ड हिस्ट्री को भी अगर आप देखें। इससे इनइक्वालिटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। जो रिच लोग होंगे वो लूप होल्स निकाल लेंगे, जैसे 30 साल तक उन्होंने निकाले 1953 से 83 तक, और आगे भी जो अपर मिडिल क्लास है, दे विल बी द पार्टी टू दिस सिंपली हरासमेंट बाय द स्टेट। दैट्स ऑल टुडेस क्लास। I hope all of you enjoyed it. Please subscribe to the channel and keep watching. I'll meet you again tomorrow. Thank you for giving me time.